Yes, please. Good evening, sir. Let Thank you, sir. आपने 2019 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, Yes, sir. डिप्लोमा इन मैकेनिकल। कहाँ से किया आपने? Sir, Government Polytechnic मधुबनी। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मधुबनी। Yes, sir. कितना परसेंटेज मार्क्स था? Sir, 79.96. अच्छा मार्क्स था। Thank you, sir. हमें थोड़ा यह बताइए कि एक मैकेनिकल इंजीनियर जो होता है Yes, sir. वो, और आप जिस पद के लिए आए हैं, Yes, sir. मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, मैकेनिकल इंजीनियर से क्या आशा की जाती है? या मैकेनिकल जो डिप्लोमा लोग हैं उनसे, जहाँ पे आपका वर्क प्लेस है, Yes, sir. जहाँ भी आप काम करते होंगे या आपको अध्ययन के दौरान ये मिला होगा कि आप इस जगह कैंपस सेलेक्ट होंगे, तो उससे क्या आशा की जाती है? किस टाइप का एक अच्छा मैकेनिकल डिप्लोमा या एक अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर किसे माना जाएगा? सर, मैकेनिकल इंजीनियर 3 साल में जो हम लोग पढ़ाई किए हैं, स्टडी किए हैं, और ये सर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एक टेक्निकल विंग्स होता है। इसमें हम लोग जो 3 साल में पढ़े हैं उसका अच्छा सा एप्लीकेशन हम लोग को वहाँ देखने को मिलेगा। जैसे सर गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट या फिटनेस की जांच जब हम लोग करते हैं तो उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन जो मैकेनिकल इंजीनियर हम लोग पढ़े हैं वो वहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे सर मटेरियल का क्वालिटी, जैसे ब्रेक अगर है तो ब्रेक का क्या क्वालिटी होना चाहिए, उसमें जो मटेरियल है, एक्सीटर है तो उसमें जो मटेरियल लगा है उसका क्या स्ट्रेंथ होना चाहिए, ये सब है। और तो इसमें सर यही सब देखने को मिलता है ज़्यादा। अच्छा, तो एक अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर में यही क्वालिटी होनी चाहिए कि वो इन चीज़ों के को जज कर सके। अच्छे से ज़्यादा। ठीक है, ये बताइए, आजकल एक गियरलेस व्हीकल का कंसेप्ट है, स्कूटी देखते हैं हम लोग, काफ़ी प्रचलन में है। ये सर क्या कारण है कि ये स्कूटी वगैरह जो गियरलेस है वो ज़्यादा, और कार में भी देख रहे हैं गियरलेस व्हीकल का क्या कंसेप्ट है? सॉरी सर, ये ऑटोमोबाइल का पार्ट है सर, इसमें मैकेनिकल नहीं था सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ी समझते हैं? यस सर। हाँ, वो क्या चीज़ है? व्हाट इज ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन? सर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सर जो गाड़ी का स्पीड होता है और तो उसके अनुसार से चलता है। उसके अनुसार से थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिए। सॉरी सर। चलिए, कोई बात नहीं। एक बात बताइए, अक्सर हम लोग देखते हैं कि 2-3 दिनों से गाड़ी जब रखी हुई रहती है तो चौक देकर स्टार्ट किया जाता है। चौक देकर क्यों स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, क्या कारण है? सर जब ठंडा का मौसम में सर उसमें हम लोग का जो एयर फ्यूल का रेशियो है उसमें ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें सर हम लोग एयर पैसेज में सर एयर के सप्लाई को थोड़ा सा रोक देते हैं और फ्यूल थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में देते हैं, जिससे सर एयर फ्यूल उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और जिससे हम लोग का गाड़ी जो है अच्छे से वर्क करता है। अच्छे से मेन है सर इसका फंक्शन बस टेम्परेचर को बढ़ा देना और मतलब एयर का सप्लाई में सर एयर को कम कर देना, फ्यूल का सप्लाई ज़्यादा कर देना, फ्यूल का पार्सली पार्सली रोक दिया जाता है एयर को। चलिए, अच्छी बात है। ये बताइए कि गाड़ियों में हम लोग देखते हैं कि हवा का टायर का प्रेशर होता है, ठीक है, कितना होना चाहिए गाड़ी का टायर का प्रेशर, और ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? मान लीजिए मोटरसाइकिल में या कार में टायर का प्रेशर कितना होना चाहिए? सॉरी सर, इसके बाद अच्छा, क्या मैकेनिक्स में ये चीज़ नहीं है? ये सर मुझे केवल ये कितना समझाइए। डाटा सर नहीं पता कितना। मुझे केवल ये समझाइए कि जब गाड़ी की का हवा निकल जाता है या गाड़ी जब पंक्चर हो जाता है, पंक्चर हो जाता है, तो हमें उस गाड़ी को खींचने में काफ़ी ज़्यादा ताकत क्यों लगता है? सर वहाँ फ्रिक्शन सर बढ़ जाता है। क्या होता है फ्रिक्शन? सर फ्रिक्शन रेजिस्टिंग फोर्स होता है जो मौसम को अपोज करता है। क्या फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए मैक्सिमम? किस तरह से फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है या मोशन को एक तरह से रेगुलेट करके, एक तरह से कहिए आप उसको हेल्प करता है? सर हेल्प भी करता है और अपोज भी करता है। कहीं कहीं फ्रिक्शन हम लोग की ज़रूरत भी होता है। ठीक है, सर गाड़ी में अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो गाड़ी सर ठीक से चलेगी नहीं, ज़्यादा स्लिपिंग करेगी। ठीक है, मोटर व्हीकल में या फिर गाड़ियों के निर्माण में हम लोग को फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए कौन से 2 प्रमुख चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? सर गाड़ी के सर टायर में सर ग्रुप्स का इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा ग्रुप्स। मैं इंजन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इंजन में सर फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए किन 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है? मतलब मैकेनिकल चीज़ तरीके से फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है? सर ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, फ्रिक्शन ब्रेक के लिए ब्रेक में इस्तेमाल होगा उस कंसेप्ट को, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। गाड़ी थोड़ा में बॉल बेयरिंग ऑयलिंग सर
बॉलिंग करेंगे, ग्रीसिंग करेंगे और उसका बॉल बेयरिंग का कंसेप्ट है हाँ, तो मैं यही जानना चाह रहा था कि ऑयलिंग और ग्रीसिंग करेंगे, बॉल बियरिंग का क्या कंसेप्ट है? सर। बॉल बेयरिंग सर फ्रिक्शन को कम कर देता है सर, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को कम कर देता है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एक्सेलेंट। ये बताइए, हम लोग मोटर व्हीकल के बारे में सुनते हैं कि जैसे मेरे ड्राइविंग लाइसेंस पे लिखा हुआ है कि मैं लाइट मोटर व्हीकल चला सकता हूँ। व्हाट इज दिस लाइट मोटर व्हीकल? ये लाइट मोटर व्हीकल क्या है? मतलब लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल को समझाइए। सर लाइट मोटर व्हीकल उस व्हीकल को कहेंगे जिसका सर ग्रॉस व्हीकल वेट 7.5 टन से कम होना चाहिए। और सर हैवी मोटर व्हीकल उसको बोलेंगे जिसका 12 टन से जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट ज़्यादा हो। तो फिर मिडिल वेट भी व्हीकल है क्या सर? तो लाइट और हैवी के बीच में भी कोई श्रेणी है? ये सर मीडियम ग्रॉस व्हीकल। यह बताइए कि मुझे यदि एक कार परचेज करना हो और मैं आपको साथ लेकर के चलूँ कि आप थोड़ा देख दीजिए, मान लीजिए वो सेकंड हैंड गाड़ी है, तो आप उस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें देखेंगे और बताएंगे कि मुझे वो गाड़ी लेनी चाहिए? सबसे पहले मैं उसका फिजिकल अपीयरेंस देखूंगा, गाड़ी देखने में मतलब किस तरह कहीं टूटा फूटा तो ये नहीं है। उसके बाद सर उसका टायर का क्वालिटी चेक करेंगे, टायर में ग्रूव्स है कि नहीं या पूरा तरह से ये हो गया है। उसके बाद सर उसका डिस्टेंस देखें कितना चला हुआ है, गाड़ी है कितना चला हुआ है ये देखेंगे। और उसके बाद सर गाड़ी का जो पेपर होता है, डॉक्यूमेंट होता है, वो भी मैं चेक करूँगा, जो गाड़ी या तो कहीं चोरी का नहीं है, ये सब मैं चेक करूँगा, जो भी डॉक्यूमेंट है उससे पता चल जाएगा। उसके बाद सर गाड़ी का ब्रेक देखूँगा, ब्रेक ठीक से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। उसका क्लच देखूँगा, क्लच ठीक से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। बहुत अच्छी बात है। एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे मैकेनिकल के साइड से पूछना चाहूँगा कि हम लोग आजकल देखते हैं कि गाड़ी में सीट बेल्ट होता है और एक नया कंसेप्ट आ गया है एयर बैग का। क्या ये सीट बेल्ट सफिशिएंट नहीं था आदमी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो गाड़ियों में सेफ्टी फीचर के रूप में एयर बैग लगाया जा रहा है? सर गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है वो ड्राइवर के बहुत पास होता है, और जब सीट बेल्ट लगाते हैं तो अगर कहीं अप्रिय घटना हो जाती है, अगर दुर्घटना हो जाती है तो जब तो उसके बाद सर उतना मतलब जो सीट बेल्ट है उतना प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है ज़्यादा ये जो है, इसलिए सर गाड़ी से टकराने का जो है थोड़ा ज़्यादा ये रहता है गाड़ी से, तो इसीलिए सर एयर बैग का यूज होता है। एयर बैग से हम लोग का जो है जो भी फिजिकल है उससे हम लोग बच सकते हैं फिजिकल। चलिए ठीक है, तो हमारे मित्र आपसे कुछ प्रश्न करेंगे। अक्सर हम लोग देखते हैं कि पेट्रोल की गाड़ी है, डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन है, तो दोनों में क्या अंतर है? सर पेट्रोल इंजन में सर पेट्रोल फ्यूल का यूज़ किया जाता है और डीजल इंजन में डीजल फ्यूल का यूज़ किया जाता है। सर पेट्रोल इंजन का सर कंप्रेसर रेशियो होता है वो कम होता है और डीजल इंजन का कंप्रेसर रेशियो ज़्यादा होता है। और सर पेट्रोल इंजन में सर स्पार्क प्लग का यूज करते हैं फुल कंबशन के लिए, और डीजल इंजन में सर फ्यूल का स्प्रे किया जाता है, एयर को कंप्रेस करने के बाद फ्यूल का स्प्रे किया जाता है। और उसके बाद अगर इफिशिएंसी के मामले में देखें तो डीजल इंजन का इफिशिएंसी सर ज़्यादा होता है फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो। और सर डीजल इंजन को हैवी व्हीकल में यूज किया जाता है, हैवी व्हीकल, और उसका पेट्रोल इंजन को लाइट या स्पीड के लिए उसका यूज किया जाता है पेट्रोल इंजन का। और सर पेट्रोल इंजन मोटर साइकिल पे वर्क करता है और डीजल इंजन डीजल साइकिल पे वर्क करता है। डीजल कैसे बनता है? डीजल सर क्रूड ऑयल होता है, तो उसको रिफाइन करके सर अलग अलग तरह का अलग अलग सबका वेपराइजेशन टेम्परेचर होता है, अलग अलग सबका डेंसिटी होता है, तो उस हिसाब से सर उसका प्यूरीफाई करके और तो इससे अलग अलग फ्यूल निकाला जाता है। जैसे क्रूड ऑयल हम लोग निकालते हैं तो उसके बाद सीधे डीजल बना देते हैं? नहीं सर, उसमें अलग अलग तरह का फ्यूल होता है, उससे डीजल भी उससे पेट्रोल भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, डीजल भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, केरोसिन भी एक्सट्रैक्ट करते हैं उसी से। तो एक ही क्रूड ऑयल से कैसे पेट्रोल भी निकाल लिए, डीजल भी निकाल लेते हैं? सर उस फ्यूल का जो भी उसमें फ्यूल रहता है ना सर, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अलग अलग होता है, तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अभी तो सर जब गर्म करते हैं तो मान के चलते हैं सर, अगर पेट्रोल का जो है बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है तो सबसे पहले वो वेपराइज हो जाएगी, तो सबसे वेपराइज हो जाएगी तो वेपर के फॉर्म में कलेक्ट हो जाएगी। बाकी बात जो ये सब है उसका अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो तो नहीं वेपराइज होगा।
उसके बाद उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सर डीजल है तो उसके बाद जब पेट्रोल पूरा ख़त्म हो जाएगा वहाँ से तो फिर डीजल का बॉइलिंग पॉइंट पहुँचेगा, हीट देंगे जब हम लोग उसको, डीजल का बॉइलिंग पॉइंट पहुँचेगा, उसका वेपराइज वो होगा, फिर उसको एयर के फॉर्म में निकाल के सर उसका फिर ठंडा कर लेंगे, जैसे कंडेंस कर लेंगे, इससे अलग अलग फ्यूल निकाल सकते हैं इससे। किरासन तेल फिर कहाँ से आता है? हाँ सर, मुझे लगता है सर ये इसी से निकाला जाता है। कन्फर्म नहीं है? नहीं सर, कन्फर्म नहीं है। अलकतरा देखा है आपने? यस सर, अलकतरा कहाँ से आता है नहीं जानते? सर कतरा शायद सर क्रूड ऑयल का ही वेस्ट होता है सर, वेस्ट होता है ये क्रूड ऑयल कहाँ मिलता है? सर। क्रूड ऑयल सर जब जो भी ऑर्गेनिज्म है, पेड़ पौधे हैं, तो वो कुछ साल बाद मर जाते हैं तो वो सॉइल के लेयर में दब जाते हैं, सॉइल का लेयर बाय लेयर जो है उस पर आ जाता है और वो जो है जीवाश्म ईंधन के रूप में बदल जाते हैं। क्या भारत में पर्याप्त मात्रा में है क्रूड ऑयल? सर पर्याप्त मात्रा में कहीं कहीं पे है सर, झारखंड में ये सब। झारखंड में क्रूड ऑयल मिलता है? सर इसके बारे में नहीं पता। अच्छा, ये फास्टैग की अक्सर चर्चा होती है। फास्टैग जी सर। क्या है? फास्टैग एक सर ऑनलाइन पेमेंट करने का एक साधन है, जिसे क्विक पेमेंट जाता है और हम लोग ट्रैफिक से बच सकते हैं। इसलिए कर जो टोल टैक्स लगता है सर, तो वो उससे ऑनलाइन हम लोग कर सकते हैं। फास्टैग के कुछ 5 फायदे बताइए। एक तो सर ये टाइम बचाता है और दूसरी बात सर ट्रैफिक में ट्रैफिक से हम लोग बचाता है। और तो चलिए, अभी जो स्टार्टअप की जो भारत में बात हो रही है, तो आप देखिए कि एक शेर का नक्शा बना रहता है ना, और उसमें बहुत सारी मशीनें रहती हैं। ध्यान से देखें कि शेर का नक्शा बना रहता है, उसमें बहुत सारी मशीनें रहती हैं। तो आखिर उस तरह की सरकार को क्यों बनाना पड़ा? सर एग्जैक्ट सर नहीं पता, लेकिन सर गेस कर सकते हैं। बोलिए। सर ऐसा इसलिए क्योंकि सर स्टार्टअप करने के लिए सर थोड़ा सा ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होता है। तो उसमें सर देखा गया ऐसा सर जानवर में सर जो शेर होते हैं थोड़ा ज़्यादा हिम्मत होती है, तो जैसे मुझे लगता है सर इसलिए किया हो गया होगा शेर का ही और सर नक्शा इसमें गियर का भी कंसेप्ट रहता है। तो सर गियर मतलब निरंतर चलने की, मतलब इसमें चलने के बारे में रहता है। मतलब आप निरंतर इसमें ऐसा नहीं जो आप स्टार्टअप किए और तुरंत आपको फ़ायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपको इसमें लगना पड़ेगा। और इसमें मोटर वाहन अधिनियम के बारे में कुछ बताइए। भारत में पहली बार मोटर वाहन अधिनियम कब लागू? सर भारत में मोटर व्हीकल एक्ट जो है 1988 वो 1 जुलाई 1989 पर सर लागू हुआ पूरे भारत में। 1 जुलाई 1989? उसके पहले नहीं था भारत में? उससे पहले था सर, अंग्रेज के ज़माने में मतलब था सर। कब हुआ था लागू? अंग्रेजों ने कब किया? सर एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन सर 1935 में। ठीक, बहुत ओके, तो आप मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं? जी मैम। मुजफ्फरपुर में एक मेगा फूड पार्क आने वाला है। हाँ, मेगा फूड पार्क। तो मेगा फूड पार्क के बारे में आप कुछ जानते हैं? नहीं मैम। अच्छा, आपकी हॉबी क्या क्या है? मैम सिंगिंग है और टीचिंग। सिंगिंग एंड टीचिंग। तो टीचिंग के बारे में कुछ बता सकते हैं? मतलब किस क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, किस तरह से पढ़ाते हैं, क्या टूल्स यूज़ करते हैं, टीचिंग टूल्स होते हैं कुछ, आप बता सकते हैं कुछ उसके बारे में? पहले मैम बच्चे से पढ़ाने में सबसे पहले तो कंसेप्ट की ज़रूरत होता है, गुड कंसेप्ट का। ये नहीं जो मुझे पता है और मैं अगर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कराऊँ, तो एक्सप्लेन करने का क्वालिटी होना चाहिए टीचर में। उसके बाद मैम डायग्राम से बच्चे ज़्यादा समझते हैं, डायग्राम का यूज करके भी समझाएँ तो बच्चे जल्दी समझते हैं। और बीच बीच में मैम कहानी के माध्यम से भी अगर समझाएँ तो भी बच्चे थोड़ा जल्दी समझते हैं। एक फ्रेज यूज होता है उसमें, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है?
यस मैम। ये लर्निंग बाय डूइंग क्या है टीचिंग के फील्ड में? मतलब एक पहले पढ़ के उसके बाद मतलब कुछ करना है। नहीं, इसमें बच्चों को सिखाया जाता है, खेल के क्रम में उनको बताया जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं। अभी का बिहार का लिटरेसी रेशियो क्या है, साक्षरता दर क्या है, और सर एग्जैक्ट पता नहीं है। उनका अंदाजा? अंदाजा 84 पॉइंट कुछ हो। और पुरुष का कितना है? सॉरी महिलाओं का? अभी हाल ही में प्रेसिडेंट इलेक्शन होने वाला है, यस मैम। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन भाग ले सकते हैं? मैम एमएलए भाग ले सकते हैं और मतलब विधायक भाग ले सकते हैं और सांसद भाग ले सकते हैं। सांसद में भी 2 प्रकार के होते हैं। जी मैम, एक राज्यसभा के और एक लोकसभा के। राज्यसभा में भी होते हैं ना, 12 नॉमिनेटेड होते हैं। यस मैम। क्या वो नॉमिनेटेड वाले भी पार्ट ले सकते नो हैं? मैम, नॉमिनेट वाले नहीं ले सकते। और किसी प्रेसिडेंट को निकालने में, Yes, ma'am. अगर उसको निकाला जा रहा है Yes, ma'am. प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट में, तो उसमें कौन कौन पार्ट ले सकते हैं? मैम संसद से मतलब पास होता है, जो महाभियोग मतलब चलाया जाता है, तो संसद से जो भी मेंबर है वो भाग लेता है। तो किस हाउस के लोग पार्ट ले सकते हैं इसमें? हम लोकसभा। राज्यसभा के नहीं लेते? लोकसभा और राज्यसभा। क्या नॉमिनेटेड मेंबर लेंगे उसमें या नहीं? नामांकित सदस्य जो होते हैं वे भाग लेंगे या नहीं महाभियोग में? सर एग्जैक्ट नहीं पता सर। आपने अपने वीक पॉइंट में लिखा है वर्क हॉलिक। Yes, ma'am. तो वर्क हॉलिक से क्या मतलब है? मैम मैं कोई वर्क करता हूँ ना तो मैं उसमें डूब जाता हूँ, मुझे इसमें डिस्टर्बेंस ज़्यादा ये अच्छा नहीं लगता है। अल्कोहलिक? Yes. अल्कोहलिक किसको कहते हैं? मतलब जो शराब की तरह करे। सर वर्क में मतलब वर्क कोई वर्क कर रहा है तो उसी में मतलब लग रहा है, जब तक वो उसको पूरा ना करे, इस तरह की। अभी अल्कोहल बैन चल रहा है आपके बिहार में, तो किस Yes. वर्ष ये लागू हुआ है? एग्जैक्ट पता नहीं है। अच्छा, 7 निश्चय करके आया था बिहार सरकार का, Yes. तो 7 निश्चय का सेकेंड पार्ट दिया गया है, तो बता सकते हो 7 निश्चय कौन कौन से हैं? नहीं पता है सर। एक हॉबी आपने सिंगिंग भी कहा, Yes, sir. क्या करते हैं, गाते हैं या गाना सुनते हैं? नहीं सर, गाते भी या सुनते भी हैं सर। किस तरह के गाने सुनना पसंद करते हैं? सर 19 का गाना और ये भी है। और गाना किस तरह का गाते हैं? कोई 2 पंक्ति सुनाइए जो आपकी पसंदीदा पंक्ति हो। एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ठीक है, बहुत अच्छा। ये बताइए कि साउंड पढ़ा होगा आपने, यस सर। इंजन में एक एंटी नॉकिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है ताकि साउंड वगैरह ज़्यादा ना हो। किस चीज़ को एंटी नॉकिंग मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है? साउंड में सर कास्ट स्टील का यूज करता है। एंटी नॉकिंग मटेरियल रहने दीजिए। मुझे केवल सुरीली ध्वनि, चूँकि आपने संगीत में आपको रुचि है, सुरीली ध्वनि, मेलोडियस साउंड और नॉइज़, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर सुरीली कौन सी ध्वनि हमें सुरीली लगेगी और कौन सी ध्वनि हमें शोर के रूप में महसूस होगी? सर जिसका पिच थोड़ा अच्छा हो और जो और उसका सर जो लाउडली होता है तो उसका पिच ये सेम नहीं मतलब अच्छा नहीं रहता है, उसका पिच ज़्यादा रहता है, हाई रहता है। साउंड की कितनी क्वालिटीज़ होती है? मतलब साउंड को जो जज करते हैं Yes. वो कितने पैरामीटर पे जज करते हैं? सर इसके तो सर बहुत सारे हैं, लेकिन
ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो इसका क्वालिटी साउंड का जो चल ठीक है। ये बताइए कि यदि आप MVI के रूप में सेलेक्ट होते हैं तो आप अपने कुछ ऐसे 3 आचरण बतलाइए जिससे आप अपने वर्क प्लेस को अच्छा बना कर रखेंगे। सबसे पहले सर मैं सबसे पहले डिसिप्लिन हूँ, और उसके बाद सर हार्ड वर्किंग हूँ, और मैं क्विक लर्नर हूँ सर। अगर मैं हार्ड वर्किंग हूँ तो इसमें सर बहुत सारे चैलेंजेज भी हैं। मैकेनिकल सर ये मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर अगर मैं चयनित होता है इसमें बहुत चैलेंजेज भी है। इसमें अलग अलग तरह के वर्क करना पड़ेगा, तो इसमें हार्ड वर्किंग की सर बहुत जरूरी होता है, और सर एक डिसिप्लिन। ठीक है, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। देखिए ऐसा है, सबसे लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि संगीत आपने कहा था। साउंड का जो पिच, इंटेंसिटी और क्वालिटी, 3 बुक में भी आप देखेंगे। पिच है, इंटेंसिटी है और क्वालिटी है। कोई चीज़ सॉन्ग है और कोई चीज़ शोर है, उसमें रिदम भी मायने रखता है कि वो किस तरह से रिदम से है। यदि कोई आदमी बांसुरी बजाना जानता है तो वो सुरीली ध्वनि निकालेगा, है ना, सुर के साथ, ताल के साथ। और यदि नहीं बजाना जानता तो कुछ से कुछ बजाता रहेगा, वो बेतरतीब टाइप का ध्वनि रहेगा, है ना। तो बेतरतीब ध्वनि जो होती है वो उसको शोर कहते हैं, है ना। और जो कुछ मीनिंगफुल रहता है, जिसमें एक रिदम रहता है, जिसका पिच, इंटेंसिटी और क्वालिटी जज करते हैं, उस सुरीली ध्वनि कहलाती है। दूसरा बात है कि जितना हम लोगों ने आपसे पूछा उसमें मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि जितना मैकेनिकल पार्ट है उसका आपने थोड़ा ठीक जवाब दिया। कुछ चीज़ों में और ज़्यादा बढ़िया से होना चाहिए था। कुछ चीज़ों में जैसे कि एक प्रश्न था, एक प्रश्न हम लोगों ने आपसे पूछा था कि मटेरियल का मतलब क्या यूज करें। एंटी नॉकिंग मटेरियल भी पूछा था, और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि सीट बेल्ट और जो वो एयर है, तो उसमें क्या है ना कि सीट बेल्ट केवल फ्रंट साइड में होता है, और सीट बेल्ट आपको हेवी फ्रंट से नहीं बचा सकता। मतलब फ्रंट अगर एक्सीडेंट हो तो उससे आपको सीट बेल्ट नहीं बचा सकता। सीट बेल्ट एक निश्चित सीमा तक आपको ही है। अगर कोई सब्सटेंशियल डैमेज हो, मतलब आगे से धक्का लगे, तो सीट बेल्ट क्या होता है, सीट बेल्ट एक कुशनिंग का काम नहीं करता। जो एयर बैग है वो एक कुशनिंग का काम करता है, मतलब लगने वाले झटके को रोक देता है। ठीक है, सीट बेल्ट केवल आपको आगे टकराने से रोकता है, लेकिन उसका दोनों का फंक्शन बिल्कुल डिफरेंस है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि वहाँ पर थोड़ा चूक किया आपने कि सीट बेल्ट और उस वाले में, क्योंकि आज के डेट में जो गाड़ियाँ बन रही है उसमें सेफ्टी फीचर्स को सबसे ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, और इसके अलावा जितनी चीज़ों का आपने जवाब दिया, मुझे लगता है कि थोड़ा सा बिहार के मामले में जो मैं पूछ रही थी वो थोड़ा सा और आपको जानने की जरूरत है। टेक्निकल और सर ने जो पूछा ना कि आपको कोलतार या फिर केरोसिन वगैरह, उसमें आपका जवाब सही था कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम कंडेंसेशन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें, क्योंकि देखिए मैकेनिक्स का एक स्पेसिफिक पार्ट है कि फ्यूल सोर्स क्या है, उसका उष्मीय मान क्या है, उसकी एनर्जी एफिशिएंसी। मैकेनिक्स में किसी चीज़ क्या है, कौन सी इंजन कितना ज़्यादा एफिशिएंट है। एफिशिएंट का मतलब कि कितना कम फ्यूल पे वो कितना ज़्यादा आउटपुट देती है। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ने का जरूरत है, करंट अफेयर से भी थोड़ा। क्रूड ऑयल बिहार में नहीं मिलता है, भारत में 2-3 जगह, एक आसाम में डिब्रूगढ़ में है, गुजरात के कचेरिया में मिलते हैं और बम्बई हाई में मिलते हैं। इसके अलावा भारत का 80 से 90% की ज़रूरत है विदेशों से आयात इम्पोर्ट करते हैं। दूसरी बात की सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप सीधे बैठिए, इस तरह से सट के नहीं, सीधा बैठिए, स्ट्रेट बैठिए। आप ऐसे सोचिए कि आप बैठें तो कितने पे आपकी ऊंचाई महत्तम है, हाँ, आपकी हाइट मैक्सिमम का। ऐसे दूसरा बात कि हाथ ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, हाथ से जो आप ऐसे कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि आप एग्जाम, आप जो सामने इंटरव्यूअर को समझा रहे हैं। ये बहुत थोड़ा आई मूवमेंट भी ठीक रखना है। ठीक है, एकदम सीधे ऐसे। आपने हॉबी में टीचिंग ली है, जी मैम। ठीक है। जनरली लोग टीचिंग ले लेते हैं और सोचते हैं बच जाएंगे, लेकिन टीचिंग से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अगर आप टीचिंग ले रहे हैं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आप तैयार रहिए कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टीचर स्टूडेंट रेशियो 1:40 होता है, एक 40 स्टूडेंट पे 1 टीचर। ये सवाल होते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चों का क्या होता है, मानसिक विकास किस तरह से होता है, ये सबसे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। दूसरा है कि आप मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं, तो मेगा फूड पार्क जो चल रहा है बहुत बड़ी योजना है,
इसके बारे में पढ़ लीजिए। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन इस साल होने वाला है, साथ में वाइस प्रेसिडेंट का, Yes, तो ये वाला सेक्शन क्वेश्चन आएगा, ठीक है? yes, आपसे नहीं आएगा, दूसरे से आएगा, कहीं ना कहीं आएगा। तो इसके लिए भी प्रिपेयर रहिए मेंटली कि आपसे प्रेसिडेंट नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं तो गवर्नर, yes, ma'am. ये दो टॉपिक प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये प्रिपेयर कीजिएगा, बाकी आपका सबसे। ठीक। हाई मूवमेंट को ठीक रखिएगा, स्पाइन हाइट को थोड़ा सा ठीक रखिए। तन के बैठिए, तन सीधा के बैठिए।